नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। क्या है? सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों के सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मतलब कि बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और आप प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया बार बार सर बोल रहे थे कि सिलेबस जरूर चेक कर लेना, और आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था। ठीक है, और जब आपने सिलेबस वहाँ पे चेक नहीं किया था, तो आपके पेपर नंबर 2 का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग था ही नहीं। अब बताइए, जब आपके पेपर नंबर 2 का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग होगा ही नहीं, तो आपको वहाँ पर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो इसलिए जो है सिलेबस इंपॉर्टेंट है, पहले सिलेबस चेक कर लीजिएगा, फिर तैयारी कीजिएगा, इससे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं इसके, हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 क्लासेस इसकी चल चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज ये आपकी तीसरी नंबर क्लास होगी, और इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी जो सीरीज है इसको समाप्त करेंगे और पेपर नंबर जो है तीसरे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके थे, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न के बारे में। अब आपको अगर पेपर नंबर 3 के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा, बताना होगा कि सर जी पेपर नंबर 3 के भी वीडियोस लेकर के आइए, तो मैं पेपर नंबर 3 के भी वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सांख्यिकी का अर्थ तो आप लिखेंगे, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करने तथा कुछ विशेषताओं को संख्यानात्मक निर्देशों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देता है। मतलब बोलते हैं जो सांख्यिकी है वो एक प्रकार का ऐसा साइंस है जिसमें हम तथ्यों का क्या करते हैं, परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करते हैं और उसके बाद करते हैं, तथा कुछ जो विशेषताएं होती हैं उनको हम संख्यानात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? जो कुछ विशेषताएं होती हैं उनको हम संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो हमें कौन सहायता करता है? वो सांख्यिकी करता है। सांख्यिकी ऐसी एक साइंस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो परिमाणात्मक पक्ष हैं उनका अध्ययन करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ये आप यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा। आगे आप लिखेंगे सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम हाँ, सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिनके विभिन्न दशाओं के बीच कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट करने करके एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मतलब बोलते हैं कि जो आपकी सांख्यिकी है उसके द्वारा हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं जिसके विभिन्न दशाओं के बीच बताते हैं, कार्य और कारण का जो संबंध होता है उसको स्पष्ट करके हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, एक नॉर्मल डिसीजन पर जाकर आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को जो है सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कौन आपके आपके यहाँ पे क्रॉक्सटन क्रॉक्सटन तथा कोडेन महोदय जी लिखते हैं क्या सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए, कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं जो सांख्यिकी है उसको हम संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं उनका संकलन, साथ ही साथ संख्यात्मक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, उनका विश्लेषण एवं विवेचन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। किसको? सांख्यिकी को। ठीक है, तो ये आपके कौन बताते हैं? क्रॉक्सटन तथा कोडेन महोदय जी बताते हैं। तो आई होप आपका जो है सांख्यिकी वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुसंधान
प्रतिवेदन का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, अनुसंधान प्रतिवेदन के बारे में बताना है। तो लिखेंगे डॉक्टर DN श्रीवास्तव जी लिखते हैं किसके बारे में, अनुसंधान प्रतिवेदन के बारे में, कि जब कोई अनुसंधानकर्ता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है, मतलब बोलते हैं कोई अनुसंधान करता होता है और कोई एक समस्या वो लिए होता है और उसके ऊपर क्या अनुसंधान जो कार्य होता है उसको समाप्त कर देता है, पूर्ण कर लेता है, तब वह अपने इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है। मतलब बोलते हैं जो उसने अनुसंधान किया है, जो अनुसंधान कार्य किए हैं उस पर वो वैज्ञानिक विधि से या वैज्ञानिक विधि के जो पद होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के नियम होते हैं उसके आधार पर वह एक विवरण तैयार करता है, वह एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे ही हम अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई अनुसंधान करता है, वो कोई समस्या के ऊपर क्या करता है, अनुसंधान करता है और अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। फिर उसके जो अनुसंधान उसने किया है उसके ऊपर, वो अनुसंधान जो कार्य उसने किया उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि के पदों पर, ठीक है, आधार पर, वैज्ञानिक विधि के पदों के आधार पर या वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर वो क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। और जो रिपोर्ट तैयार करता है वही आपका अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाता है, डॉक्टर DN श्रीवास्तव जी के अनुसार। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ होता है अनुसंधान की रिपोर्ट। ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है, अनुसंधान की रिपोर्ट। अगर आप एक शब्द में जानना चाहें तो इस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिदर्श क्या है, आपको यहाँ पर बताना है प्रतिदर्श के बारे में। तो आप लिखेंगे गुडे एवं हाट महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि प्रतिदर्श है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मतलब बोलते हैं प्रतिदर्श जब आप नाम पढ़ते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि। मतलब बोलते हैं जब कोई विस्तृत समूह हो और उसका एक आप छोटा सा प्रतिनिधि हमारे सामने ला करके रख दें तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिनिधि कहलाता है। इस तरीके से आप प्रतिनिधि कह रहे हैं, प्रतिदर्श कहलाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, गुडे एवं हॉट महोदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, बताते हैं यंग महोदय जी जो है प्रतिदर्श के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि एक सांख्यिकीय प्रतिदर्श संपूर्ण समूह या योग का एक ही अति है केवल, हाँ, एक ही अति छोटा आकार का चित्र है। मतलब बोलते हैं, कौन बताते हैं, यंग महोदय जी बताते हैं कि जो सांख्यिकी होती है प्रतिदर्श संपूर्ण समूह या फिर योग का एक अति छोटा आकार होता है। मीन्स कोई एक समूह है, कोई एक ऐसा योग है जिसका एक छोटा सा रूप या छोटा सा डेमो जो है आपके सामने ला करके रख दिया जाए, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिदर्श। मीन्स आप डेमो कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप इसके लिए एक वर्ड यूज करना चाहें तो डेमो कह सकते हैं, कि सभी का छोटा सा ट्रेलर कह सकते हैं। एक तरीके से पिक्चर का जैसे ट्रेलर आता है, पूरी पिक्चर का ट्रेलर एक छोटे से वीडियो में दे दिया जाता है, 2 मिनट 3 मिनट के, 2.5 घंटे 3 घंटे का, ठीक उसी प्रकार का आप बता सकते हैं। आगे लिखते हैं कि व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूहों का एक छोटा आकार का प्रतिनिधि ही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है, जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब बताते हैं जिसके आधार पर जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए हम एक विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरीके से मीन्स आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो कुकर में खाना बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, खाना बना रहा है और वो चावल बना रहा है। ठीक है, अब चावल उसने कुकर पे चढ़ा के रख दिया, सीटी आई, 2-3 सीटी आई, जो कुछ भी आना होता है वो आई। ठीक है, उसके बाद उसने कुकर खोला और हल्का सा 1-2 चावल ऊपर का चेक किया और उसने बता दिया कि हाँ पूरे चावल क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, आराम से आप खा सकते हो। तो उसी के हिसाब से जो आपने 1-2 चावल के हिसाब से पूरे कुकर के चावल का जो निष्कर्ष निकाला, तो जो आपने 1-2 चावल यूज़ किया वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई बड़ा सा समूह है, उसमें से 1-2 लोगों को उठाकर उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरी जनसंख्या के ऊपर कोई एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है, वैध या विश्वसनीय या वैध निष्कर्ष निकाला जाता है जो संपूर्ण के ऊपर लागू होता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है। आई होप ये आपका प्रतिदर्श यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मात्रात्मक वर्गीकरण क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण जब संख्याओं के आधार पर किया जाता है
तो वह मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। मतलब बोल रहे हैं जो आपके पास इकट्ठे आंकड़े होते हैं, जब आप उनका वर्गीकरण मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग जब इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वही आपका मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। यह वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है निरंतर श्रृंखला वर्गीकरण, दूसरा आपका होता है खंडित श्रृंखला वर्गीकरण, और तीसरा होता है व्यक्तिगत श्रृंखला वर्गीकरण। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा कि मात्रात्मक वर्गीकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्गीकरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला निरंतर श्रृंखला वर्गीकरण, दूसरा खंडित श्रृंखला वर्गीकरण, और तीसरा व्यक्तिगत श्रृंखला वर्गीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से 24 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट आंकड़ों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। मीन्स बताते हैं हम कंप्यूटर। तो पहली बात आप ये जानें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण होता है, मतलब बैटरी वगैरह से चलने वाला चीज़ होता है। इसमें इनपुट उपकरण की मदद से, इनपुट मीन्स कोई ऐसा उपकरण जिसके कारण से हम क्या, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू, कोई तथ्य हम उसके अंदर पहुंचा सकें। इनपुट मीन्स कोई भी चीज़ जब क्या होती है, बाहर से अंदर पहुंचाई जाती है तो उसको इनपुट कहते हैं। तो बोलते हैं इनपुट उपकरणों की मदद से हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वो स्वीकार करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, और साथ ही साथ उनका प्रोसेस करता है, उन्हें प्रोसेस करता है, एक विधि से गुजारता है, और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों के द्वारा, आउटपुट मीन्स होता है कि जैसे प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके आउटपुट में आते हैं, तो उनकी मदद से वो सूचना के रूप में प्रदान करता है, मतलब करता है कि जो सूचनाएं होती हैं उसको फिर वापस वो भेज देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बता दीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि काई वर्ग परीक्षण क्या है, का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। काई वर्ग परीक्षण के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब बोलते हैं जो काई वर्ग परीक्षण होता है, इसका प्रयोग जब दो गुण होते हैं, उनकी कितनी स्वतंत्रता होती है, उन्हीं स्वतंत्रता को जांच करने के लिए जो है इनका हम प्रयोग करते हैं। इस परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों में अंतर महत्वपूर्ण है। बोलते हैं जो वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियां होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, या फिर यह प्रतिचयन उच्चावचनों, ठीक है, प्रतिचयन उच्चावचनों अथवा दैनिक संयोगों के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यही आपका काई वर्ग कहलाता है। काई वर्ग परीक्षण वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों की माप है। मतलब बोलते हैं जो काई वर्ग परीक्षण है ये वास्तविक और जो प्रत्याशित, क्या बोल रहे हैं कि जो ये काई वर्ग परीक्षण है ये वास्तविक भी है, वास्तविक और जो प्रत्याशित आवृत्ति होती है इनकी माप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 26 नंबर प्रश्न के बारे में भी आप बता दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है टी टेस्ट का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। टी टेस्ट किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे टी टेस्ट जो होता है वो समग्र अंतर का एक पैरामेट्रिक परीक्षण है। क्या है, समग्र अंतर, जितने भी अंतर होते हैं उनका एक पैरामेट्रिक परीक्षण होता है, जिसका अर्थ है कि यह एक अन्य पैरामेट्रिक परीक्षणों की तुलना में डेटा के बारे में समान धारणा बनाने जा रहा है। मतलब बोल रहे हैं जिसका अर्थ यह होता है कि यह अन्य जो पैरामेट्रिक होते हैं, जो अन्य पैरामेट्रिक परीक्षण होते हैं, उनकी तुलना में जो डेटा है उसके बारे में सामान धारणा बनाने जा रहा है। मतलब जो समान धारणा होती है उसको बनाने जा रहा है। टी परीक्षण से आशय किसी भी सांख्यिकी परिकल्पना से है जिसमें परीक्षण की सांख्यिकी नल हाइपोथेसिस, ठीक है, के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से टी टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा। जेड परीक्षण पूछ रहा है क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जेड परीक्षण एक सांख्यिकी परीक्षण है। क्या है, सांख्यिकीय परीक्षण है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो जनसंख्या के साधन भिन्न होते हैं। जब भिन्नता ज्ञात होती है
और नमूना आकार बड़ा होता है। मतलब बोलते हैं कि जो जेड परीक्षण होता है या एक प्रकार का सांख्यिकी परीक्षण होता है, इसका उपयोग हम यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि जो दो जनसंख्याएं हैं उनके जो साधन हैं वो अलग अलग हैं। जब भिन्नता ज्ञात होती है, जब ये पता चलता है कि ये अलग अलग हैं और नमूना आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो ये आपका जेड परीक्षण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जेड परीक्षण के बारे में बता दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न आपका यहीं पर पूछ रहा है कि प्रसार ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रसार ज्ञात करने की जो विधि होती है उसका वर्णन करना है, तो आप लिखेंगे प्रसार जो होता है वो उच्चतम माप और निम्नतम माप के मध्य प्राप्तांक मान में दूरी होती है। प्रसार परिवर्तित एवं परिवर्तित का सरलतम माप है। क्या बताते हैं, जो प्रसार है ये परिवर्तित का क्या होता है, सरलतम माप होता है, जिससे बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं वितरण के सबसे बड़े प्राप्तांकों में से सबसे छोटा प्राप्तांक को घटाने पर प्रसार की गणना की जा सकती है। मतलब जो रहे जो वितरण होता है उसमें जो सबसे बड़ा प्राप्तांक होता है उसमें से जब हम सबसे छोटे प्राप्तांक को घटाते हैं तो हमें प्रसार की गणना कर सकते हैं। प्रसार ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का सहारा लिया जा सकता है। प्रसार इक्वल टू होता है वितरण का उच्चतम मान, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देते हैं उसका निम्नतम मान। मतलब जो सबसे बड़ा मान होता है उसमें से छोटे मान को माइनस कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे प्रसार श्रृंखला के दोनों छोरों पर स्थित केवल दो प्राप्तांक पर आधारित होता है। मतलब बोलते हैं जो प्रसार होता है वो श्रृंखला के दोनों छोरों पर जो दो प्राप्तांक जो निर्धारित आधारित होते हैं, जो मतलब वहाँ पे रखे जाते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, उन्हीं के ऊपर ये पूरा आधारित होता है। इसीलिए प्रसार अपेक्षाकृत अविश्वसनीय माप है, मतलब बोलते हैं, और यही कारण है कि जो प्रसार है वो अपेक्षाकृत क्या है, अविश्वसनीय है, मतलब ट्रस्ट उतना नहीं होता है। विशेष रूप से उस समय तक जब आवृत्ति वितरण में प्राप्तांकों की कुल संख्या n हो, n कम हो। ठीक है, क्या बताते हैं कि विशेष रूप से उस समय तक जब क्या बोलते हैं, आवृत्ति जो वितरण होता है उसके प्राप्तांकों की संख्या क्या बोलते हैं, n कम हो, और जब रिक्त स्थान या शून्य आवृत्तियां अधिक हों। और जब बोलते हैं रिक्त स्थान या शून्य आवृत्तियां अधिक हो तो इसमें अविश्वसनीयता जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 29 नंबर प्रश्न के बारे में आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चतुर्थक विचलन का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे चतुर्थक विचलन का सूत्र Q1 इक्वल टू L प्लस N अपॉन 4 माइनस F टोटल अपॉन F, ठीक है, और मल्टीप्लाई I। ये आपका यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, ये फार्मूला बताया गया है Q1 का। Q3 का फार्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, Q3 इक्वल टू L प्लस 3N अपॉन 4 माइनस F टोटल अपॉन F मल्टीप्लाई I। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज़ ये भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर यल था तो यहाँ पर यन अकेला छोड़ दिया गया। यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पे Q1 था तो यहाँ पर यन को अकेला छोड़ दिया गया। यहाँ पर Q3 हुआ तो यन को 3 टाइम्स कर दिया गया। अब इस तरीके से ये बढ़ा है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मतलब Q3 में से हम Q1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और उसका आधा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मध्यमान ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि का सूत्र बताइए। मध्यमान ज्ञात करने की जो संक्षिप्त विधि है उसका सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र होता है यम इक्वल टू AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N मल्टीप्लाई CI। ठीक है, मतलब यम जो होता है यहाँ पर वो मध्यमान होता है, AM जो होता है वो आपका कल्पित मध्यमान होता है, FV जो दिया गया है वो आपका विभिन्न वर्गांतरों की आवृत्ति का उसके विचलन का गुणनफल होता है, और जो सिग्मा FV बताए हैं वो बोलते हैं कि प्राप्त विभिन्न FV के मानों का कुल योग होता है। CI जो होता है वो वर्गांतर का आकार होता है, और जो यन होता है वो आवृत्ति वितरण के वर्गांतर की संख्या होती है। तो इस प्रकार से जो है आप इन सभी का मान रख करके आराम से मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।